अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक सेक्शन जो है ये अपना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आज इसको हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर देते हैं। लास्ट हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ही जो है वो हमने बात की थी ऑर्गेनिक की, कैटनेशन वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमने थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट देख लिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और उसके बाद के मॉडर्न डेफिनेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी अगर हम प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक बेसिकली क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स में फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ गए, अल्कोहल्स आ गए, ये सब जो हैं ये सब क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि बेसिकली कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है ड्यू टू कैटनेशन, तो ये सारी बात जो है वो हम कर चुके थे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने बात स्टार्ट करनी है, मतलब आप ये कहने के प्रॉपर जो हम टॉपिक अपना पहला स्टार्ट करेंगे, दैट इज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, या आप कहने के नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Natural sources of organic compounds, ठीक है। तो अगर हम नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहली जो हमारे पास नेचुरल सोर्स आ जाती है दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आपके पास सबसे पहली सोर्स तो ये है, ठीक है। ये समझ लें कि प्लांट्स जो हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एंड यहाँ से आपको मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंबाइन करके जो है वो आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेबल एंड एसेंशियल ऑयल्स हो गए, डाइज हो गई, नेचुरल फाइबर्स हो गए जैसे कॉटन वगैरह, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स फॉर एग्जांपल कॉटन, डाइज, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल। तो ये कुछ आप कह लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये मतलब हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये डायरेक्टली प्लांट्स या एनिमल्स से मिल रहे हैं। और फिर इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स जब डिके होते हैं, जब इनका डिकेइंग प्रोसेस होता है, तो यहाँ से फिर आपको अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज पेट्रोलियम मिलती है, कोल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो an important source of petroleum, coal and natural gas, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक। तो मतलब सबसे पहली सोर्स हो गई आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। दैट फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं कोल, ठीक है। कोल जो है इट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल, ठीक है। तो अगर हम कोल की बात करते हैं सो बेसिकली कोल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सॉलिड मिनरल यूजुअली ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो मतलब वो ट्रीज़ वगैरह जो है वो सारा डिकेइंग प्रोसेस है। हम खैर उस डिटेल में नहीं जाते, ठीक है, बट जस्ट ये थोड़ा सा एक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। यानी सबसे पहले हम कहते हैं कि जी डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़। सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या होता है कि डेड प्लांट्स
एंड ट्रीज। ठीक है, यानी इनिशियली ये जो डेड प्लांट्स एंड ट्रीज हैं इन पे बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेड प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, इस पे आप यूँ कह लेंगे एक तरह से बैक्टीरियल एक्शंस, ड्यू टू बैक्टीरियल रिएक्शंस या एक्शंस कह सकते हैं। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेड प्लांट्स या ट्रीज जो हैं दे कन्वर्ट इनटू पीट। ठीक है, सबसे पहले यानी अब ये आप कह लें कि ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है 400-500 मिलियन ईयर्स का, जिसमें डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली स्टेज क्या आती है कि जो आपके डेड प्लांट्स एंड ट्रीज हैं ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, पीट में। ठीक है, फिर ये फर्दर सब्जेक्ट किया जाता है टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से दिस पीट कन्वर्ट्स इनटू लिग्नाइट। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, लिग्नाइट में। और फिर लिग्नाइट पे जब और फर्दर प्रेशर, यानी ये डिफरेंट आप कह लें कि स्टेजेस हैं कि जो आपके डेड प्लांट्स एंड ट्रीज हैं ये कोल तक पहुंचते पहुंचते आप कह लें कि जो फाइनल स्टेज होता है उसमें कौन कौन से स्टेज से गुजर के आ रहे होते हैं। तो पीट में कन्वर्ट हुआ, देन फिर उसके बाद ये काफ़ी आप कह लें कि विस्कस मटीरियल होता है, लिक्विड टाइप, देन फिर लिग्नाइट में। ठीक है, ये ब्राउन कलर का जो है वो इस तरह से कह लें कि काफ़ी विस्कस लिक्विड होता है। और फिर उसके बाद लिग्नाइट पे जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है तो लिग्नाइट जो है एट हाई प्रेशर इट कन्वर्ट्स इनटू बाइटुमिनस कोल। ठीक है, यहाँ से हमें नॉर्मली जो कोल हमें मिलता है ज़्यादातर एरिया से, दैट इज़ बाइटुमिनस कोल। और फिर इस बाइटुमिनस कोल पे अगर और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए, यानी अगर इसको और ज़्यादा देर तक ज़मीन में रहने दिया जाए, तो दिस बाइटुमिनस कोल ऑन हाई प्रेशर इट कन्वर्ट्स इनटू एंथ्रासाइट, जो आपकी फाइनल आप कह लें कि एक तरह से स्टेज होती है, बिल्कुल जो प्योरेस्ट कोल होता है दैट इज़ नोन एज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट नॉर्मली आपको ये एंथ्रासाइट जो है वो बहुत कम यूएस में जो रिजर्व्स हैं कोल के वहाँ पे एंथ्रासाइट पाया जाता है, बट पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादातर बाइटुमिनस कोल ही जो है वो मिलता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ बाइटुमिनस कोल। ठीक है, अब ये फिर इस कोल को जो है वो आगे इसकी डिस्टिलेशन होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो कहलाती है, यानी आप इसको हीट करते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ठीक है, कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो यहाँ से फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कोल गैस आ जाती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जैसे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि हम इसको ब्रेक करते हैं कंपाउंड को बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब आप करेंगे कोल की तो यहाँ से फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, जिसमें कोल गैस आ जाती है, कोल गैस, इस तरीके से कोल तार और कोक। ठीक है, तो ये जो है वो कुछ आप कह लेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में मिलते हैं। कोल गैस जो है ये मतलब आप कह लें कि ये गैसेस होती हैं जो कि आगे यूज़ की जा रही होती हैं, डिफरेंट एज ए कंबस्शन के तौर पे यूज़ की जाती हैं। कोक जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। कोल तार की फिर आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। ठीक है, कोल तार को फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिल किया जाता है। ठीक है, ऑन फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसकी और ज़्यादा जो है वो आप कह लेंगे फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, जहाँ से फिर दूसरे इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स जो है वो मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने ध्यान में रखना है कि कोल से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आगे कन्वर्ट हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये दो नेचुरल सोर्सेज हो गई, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दूसरा कोल हो गया। इसी तरीके से नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस वो आपको मालूम है कि 94% मीथेन है, और दूसरी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ईथेन मौजूद है, प्रोपेन मौजूद है। तो वो आपके पास बुक के अंदर जो है वो परसेंटेजेस वगैरह मौजूद हैं, तो कम से कम मीथेन, ईथेन और प्रोपेन की परसेंटेज जो है वो आप ध्यान में रख लें। ठीक है, और इसके अलावा जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज़ पेट्रोलियम। ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स जो हमारे पास नेचुरल गैस किया जाता है, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया जाती है दैट इज़ पेट्रोलियम।
और पेट्रोलियम जो है इट इज़ क्रूड ऑयल, इसको आपने एक्सट्रैक्ट किया। अगेन पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये तो सारा आपको खैर मालूम है, ठीक है। और फिर इसकी जो है वो इसको ऑयल रिफाइनरीज में लेके जाया जाता है जहाँ पे इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, वहाँ से फिर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो अब ये पूरा चार्ट आपकी बुक में मौजूद है और ये पूरा चार्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर टॉप पे आपको नेचुरल गैस मिल रही होती है। मैं वो पूरा प्रोसेस जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, आई होप सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की जाती है। एंड ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है वो मिलते हैं। नेचुरल गैस मिलती है, इसके अलावा नाफ्ता प्रोडक्ट मिलती है, पेट्रोलियम ईथर मिलता है, गैसोलीन मिलती है, केरोसिन ऑयल मिलता है, गैस ऑयल है, लिब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, पैराफिन है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं इन सब के आपको यूजेस ध्यान में रखने हैं, कौन सा यूज़, केरोसिन ऑयल कहाँ यूज़ हो रहा है, गैसोलीन कहाँ यूज़ हो रहा है, नाफ्ता कहाँ पे यूज़ होता है, केमिकल फीड स्टॉक है, ठीक है। तो ये सारे यूजेस जो है वो एक दफ़ा बुक से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है ये तो आप अपने तौर पे मतलब खुद आपको आइडिया भी होगा किस तरह से की जाती है। काफ़ी हर स्टेज पे जो है वो आपने ये पढ़ी है, ठीक है। ओ लेवल्स में भी, फिर ए लेवल्स में भी, सिंध बोर्ड में भी, 9th में भी मौजूद है और सेकेंड ईयर के अंदर भी मौजूद है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पे। क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग की डेफिनेशन भी आप सबको मालूम है कि व्हाट इज क्रैकिंग, कि आपने कन्वर्जन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि रिफाइनिंग से या आप कह लें कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें पेट्रोलियम मिलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोलियम हमें मिल रहा होता है उसमें सारे प्रोडक्ट्स एक ही रेशो में होते हैं, ठीक है। अब उसमें गैसोलीन भी मौजूद है, नाफ्ता भी मौजूद है, उसमें लिब्रिकेटिंग ऑयल भी मौजूद है। अब कुछ फ्रैक्शंस का ज़्यादा यूज़ होता है, कुछ का कम यूज़ होता है, ठीक है। तो जो हैवियर हाइड्रोकार्बन्स है, ये आपको मालूम है कि हैवियर हाइड्रोकार्बन्स आर लेस यूजफुल एज कम्पेयर टू लाइटर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जितना छोटा हाइड्रोकार्बन होगा वो उतना ज़्यादा यूजफुल होगा। तो क्रैकिंग क्या है, इट इज़ कन्वर्जन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में जो हम कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज क्रैकिंग। फिर क्रैकिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं। थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग में क्या होगा कि आपने लार्जर मॉलिक्यूल को बाय हीट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप हीट यूज़ करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज थर्मल क्रैकिंग, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादातर जो मिलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब स्मॉलर अल्केन तो मिलेंगे ही, बट थर्मल क्रैकिंग की जो खास बात है आप ये ध्यान में रखें कि इट मेनली प्रोड्यूसेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स चाहिए तो थर्मल क्रैकिंग जो है ये ज़्यादा बेहतर, बट इसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, ठीक है जी। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर तो हाई होता है, बट एज़ कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग इसमें टेम्परेचर लो होता है, अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से लो टेम्परेचर है। तो एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, अराउंड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अराउंड 5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटालिटिक क्रैकिंग है तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो इसमें यूज़ की जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा होता है। नॉर्मली हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, सिलिका यूज़ होता है या एल्यूमिना यूज़ होता है, ठीक है। आइदर सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3, ये दो कैटलिस्ट जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। या तो सिलिका यूज़ किया जाता है SiO2 या फिर एल्यूमिना यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है कैटालिटिक क्रैकिंग से आपको स्मॉलर अल्केन्स भी मिलेंगे और अल्कीन्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं क्रैकिंग की, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की होती है, अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड।
कैटेलिटिक क्रैकिंग में आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो आप लो भी रख सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये लो कॉस्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। दिस वुड बी लो कॉस्ट प्रोसेस एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग। इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो नहीं रखा होता, ठीक है। तो ये क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर करना है दैट इज़ रीफॉर्मिंग, ठीक है। रीफॉर्मिंग जो है वो ए लेवल्स वगैरह में जो है वो हम नहीं पढ़ते, बट यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रीफॉर्मिंग क्या है? रीफॉर्मिंग, अब रीफॉर्मिंग की पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें, व्हाट इज रीफॉर्मिंग। द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, conversion of straight chain hydrocarbon into branch chain hydrocarbon, into branched chain hydrocarbon, ठीक है। by heating in the absence of oxygen, by heating in the absence of, अच्छा क्रैकिंग और रीफॉर्मिंग दोनों इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। क्रैकिंग भी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, and in the presence of a catalyst is called reforming, and in the presence of catalyst, ठीक है। तो रीफॉर्मिंग क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को रीफॉर्म कर देना, आपने उसकी शेप को चेंज कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्टेन है, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ऑक्टेन है स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टेन है, ठीक है। आपने इसकी रीफॉर्मिंग करी, इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या यूज़ होगा ये आपसे खैर कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट हॉट। वैसे नॉर्मली जो है वो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड भी यूज़ होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया लेट से इस कंपाउंड में, तो नाउ दिस इज रीफॉर्मिंग, ये रीफॉर्मिंग है, ठीक है। आपने ऑक्टेन को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, अभी मैं खैर नेमिंग पे नहीं जा रहा, आगे नेमिंग डिस्कस कर लेते हैं, बट ये आप देख लें कि ये स्ट्रेट चेन से, दिस वाज स्ट्रेट चेन, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन था और ये क्या बन गया? ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना। अब ऐसा करते क्यों है? वाई वी आर कन्वर्टिंग ए स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन? बस सिंपल ये ध्यान में रख लें कि क्योंकि ये आपने एज अ पेट मतलब फ्यूल के तौर पे यूज़ करना है, ठीक है। तो जब आप ये स्ट्रेट चेन अल्केन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दे कॉजेज नॉकिंग प्रॉब्लम इन इंजन। ज़्यादा हम डिटेल में ऐसा जिसकी नहीं जाएंगे, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे कॉजेज नॉकिंग इशू इन इंजन्स, ठीक है। इंजन्स के अंदर जो मेटालिक पार्ट होता है, आप कह लें कि उसमें ऐसे मेटालिक नॉकिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह लें कि जो एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी आपका फ्यूल जो है वो जल्दी बर्न हो रहा होता है, उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, बस यूँ समझ लें, ठीक है। तो आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि नॉकिंग के इशू को कम कर देता है, आपका फ्यूल जो है वो एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ब्रांच चेन अल्केन्स आर बेटर फ्यूल एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन अल्केन्स। स्ट्रेट चेन में नॉकिंग का इशू होता है, ब्रांच चेन में नॉकिंग का इशू नहीं होता, तो ब्रांच चेन अल्केन्स आर बेटर फ्यूल। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है, दिस इज 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये आपका मतलब ऑक्टेन है, या हाई ऑक्टेन कहलाता है अक्सर जो हम हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यूँ कह लें कि ब्रांच चेन अल्केन्स आर बेटर फ्यूल एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन, क्योंकि उनमें ये नॉकिंग का इशू जो है वो नहीं होता। तो नॉकिंग के इशू को कम करने के लिए हम स्ट्रेट चेन अल्केन्स को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ नोन एज, ये क्या कहलाता है? रीफॉर्मिंग का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। ये रीफॉर्मिंग का प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मतलब फ्यूल की जो क्वालिटी है, ठीक है, ये डिपेंड करती है इसके ऑक्टेन नंबर पे। फ्यूल को ऑक्टेन नंबर्स असाइन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका फ्यूल है, ठीक है, ये जो आपका फ्यूल है, इट हैज़ दी हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर, इट हैज़ गिवन दी ऑक्टेन नंबर 100, इसका ऑक्टेन नंबर है 100, ठीक है। अब बाकी तमाम फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर इससे कम है, तो ये जो हाई ऑक्टेन फ्यूल है इसका ये कहलाता है ऑक्टेन नंबर, दिस इज नोन एज ऑक्टेन
नंबर। तो फ्यूल की जो एफिशिएंसी, या आप कह लें कि फ्यूल की जो क्वालिटी है वो उसके ऑक्टेन नंबर से पता लगती है कि जिसको ऑक्टेन नंबर क्या है। तो 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर सबसे हाईएस्ट, बाकी सबका जो है वो जितना ज़्यादा ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतना बेहतर फ्यूल होगा, ठीक है। तो ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रीफॉर्मिंग, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यानी ये रीफॉर्मिंग के प्रोसेस से पहले क्या किया जाता था कि एंटी नॉकिंग एजेंट्स ऐड किए जाते थे पेट्रोल के अंदर। यानी अब ये प्रोसेस तो खैर अभी यूज होना शुरू हुआ है कि स्ट्रेट चेन को आप ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट इससे पहले यानी अगर हम रीफॉर्मिंग नहीं करते थे जब, तो एट दैट टाइम वी वर यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या करते थे कि ये नॉकिंग के इशू को रिजॉल्व करते थे, ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट्स के तौर पे यूज किया जाता था टेट्रा इथाइल लेड को, ठीक है। CH3C टेट्रा इथाइल लेड, सॉरी C2H5 4Pb टेट्रा इथाइल लेड जो है, दिस वाज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये था कि इसमें लेड मौजूद है, विच इज़ अ पॉइजनस सब्सटेंस। ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होके आप कह लें कि नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म कर दिया गया, अब ये यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो उसकी जगह पे रीफॉर्मिंग जो है वो की जाती है। क्लियर होगी बात? ये रिफाइनिंग, रिफॉर्मिंग, नॉक और क्रैकिंग, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा सबको? ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। तो रिफॉर्मिंग तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। क्रैकिंग की टाइप्स हमने देख ली और रिफॉर्मिंग की हमने बात की। यहाँ तक बात क्लियर है जी? ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? सही है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन भी सबको तकरीबन क्लियर होगी। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन को, ठीक है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के अंदर, ओपन चेन एंड साइक्लिक, या आप कह लें कि एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आइदर दे आर एसाइक्लिक, एसाइक्लिक मींस ओपन चेन, या फिर साइक्लिक, ठीक है। अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स हैं ये दो टाइप के हैं, देयर आर टू टाइप्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। आइदर दे आर स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो एसाइक्लिक कह लें या ओपन चेन कह लें, दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, ठीक है। फिर इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस आ जाते हैं, ठीक है। साइक्लिक की अगर हम बात करें तो साइक्लिक दो टाइप के हैं, ठीक है। साइक्लिक का आइदर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक क्या है कि जिनमें सारे कार्बन ही हैं, यानी पूरी जो चेन है, जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन मौजूद है। अगर पूरा रिंग जो है वो कार्बन का बना हुआ है तो वो कहलाएगा होमोसाइक्लिक। और फिर होमोसाइक्लिक में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। या तो आपका होमोसाइक्लिक होगा एलिसाइक्लिक, या फिर एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक मतलब आपने ये जो एसाइक्लिक था इसी को एलिसाइक्लिक, यानी फॉर एग्जांपल हेक्सेन है, हेक्सेन क्या है? एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? एलिसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोऑक्टेन, ये सब एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। एरोमेटिक जो है ये बेंजीन रिंग्स हैं, याद होगा आपको। एरोमेटिक जो है ये बेसिकली बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये एरोमेटिक में आ जाते हैं। एलिसाइक्लिक जो है ये सिंपली साइक्लोअल्केन्स, अल्कीन्स, ये सब जो है ये एलिसाइक्लिक के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है कि जिनमें रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी मौजूद है, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी मौजूद है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स अभी आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक विच हैज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास यूँ कह लें कि हेट्रोसाइक्लिक की मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये खैर आगे चल के हमने पढ़नी भी है, मतलब जैसे स्ट्रक्चर आपको याद रखने ये अक्सर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज पायरिडीन, ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है, मतलब 5 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 और छठी पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ठीक है। दिस इज पायरिडीन,
सारे स्ट्रक्चर एक दफ़ा बाद में बनाऊंगा, ठीक है। फिलहाल जैसे आपको एग्जांपल देनी थी, तो ये हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो ये जस्ट सिंपल जहन में रखें कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ए साइक्लिक, साइक्लिक, ए साइक्लिक में ओपन चेन आ गए, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, और साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये सब जो है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको जहन में रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो जस्ट हमने इसकी आप यूँ कहें कि ये बात कर ली कि किस तरह से आपने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन है ए साइक्लिक और साइक्लिक। बस ये याद रखिएगा, साइक्लिक में दो टाइप आ जाती हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज आइसोमेरिज्म, ठीक है। अभी इसकी नेमिंग के ऊपर हम आते हैं, बट उससे पहले ज़रा हम आ जाते हैं आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आइसोमेरिज्म, अच्छा जी, आइसोमेरिज्म अब आप सबको मालूम होगा कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। फिर आइसोमर्स जो है इसमें भी आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। बेसिकली आपने जो पढ़ी हुई है आइसोमेरिज्म की, अच्छा अगर सिन बोर्ड के हिसाब से चलें तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप को डिस्कस किया गया है, ठीक है। आइसोमेरिज्म जो है ये दो टाइप का है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। बेसिकली स्ट्रक्चरल और यानी आप कह लें कि एक्चुअल जो हमारे पास टाइप है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर को ही अभी फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन हम स्टीरियो को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल में हमारे पास फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है? दोज विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसमें टाइप्स आ जाती हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब मैं ये टाइप्स डिस्कस नहीं करूँगा, आई होप ये सबको क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ जो डिफरेंट हैं वो मैं यहाँ पे बात कर लूँगा उनकी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ चेन लेंथ डिफरेंट हो। ये तो आई होप सबको क्लियर होगा। जी बेटा, चेन आइसोमेरिज्म क्लियर है? जिस टाइप में आपको प्रॉब्लम हो वो मुझे बता दीजिएगा, किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा। चेन आइसोमर्स आई होप सबको क्लियर होंगे, तो सिर्फ चेन लेंथ का डिफरेंस होता है। ब्यूटेन, मिथाइल प्रोपेन, दोज आर चेन आइसोमर्स। जी, अगर ये टाइप्स अगर आप मुझे कहें तो मैं सारी डिटेल में डिस्कस कर लूँ, अदरवाइज जस्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें यानी कि जो आपने नहीं पढ़ी हुई वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, तो फिर जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो वो मुझे बता दें, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स में चेन लेंथ डिफरेंट होती है। पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, अल्कोहल OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी। लेट्स एक जगह 2 पर एक जगह 3 पर। फंक्शनल जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड लास्ट में है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल की 5 टाइप्स हैं, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में चेन, पोजीशन और फंक्शनल ये तो सबको क्लियर होंगे जी, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पहले जो 3 आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटामेरिज्म की। मेटामर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो मेटामेरिज्म, मेटामर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अनइक्वल
distribution of carbon atoms on both sides of functional groups, on both sides of functional group are called metamers and the phenomena is called metamerism. ठीक है, यानी ये आप कह लें कि मेटामेरिज्म आपको उन कंपाउंड में मिलेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। अब आपको याद होगा ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं, ईथर होते हैं, कीटोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वो कंपाउंड है जिनमें आप कह लें कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर क्या है, ईथर ऑक्सीजन, इस तरफ भी एक इथाइल ग्रुप आ गया CH2CH3 और इस तरफ CH2CH3, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दूं, सपोज मैंने यहाँ से एक कार्बन उठा के राइट साइड पे ले गया, तो ये हो जाएगा CH3O CH2CH2CH3। तो ये क्या है, दिस इज डाई इथाइल ईथर और ये क्या है, इट इज मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज टू कंपाउंड्स आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। दीज टू आर, ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स, क्योंकि दोनों में कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्यों, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की जो पोजीशंस है या आप कह लें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, तो ये कहलाएंगे मेटामर्स। जी क्लियर है ये बात, मेटामर्स क्या होते हैं? हाँ जी बेटा, मेटामेरिज्म क्लियर है? व्हाट आर मेटामर्स या मेटामेरिज्म क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास टाइप है दैट इज टॉटोमेरिज्म। ठीक है जी, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in the position of hydrogen atoms, are called tautomers, ठीक है। ये कहलाएंगे यानी जिनमें हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। लेट से मेरे पास डाइमिथाइल कीटोन है CH3CH3, जिसे हम एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने अब इसकी कॉमन नेमिंग भी ध्यान में रखनी है, दिस इज कॉमनली नोन एज एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोपेनोन कह लें इसको, ठीक है। ए लेवल्स में आप इसको प्रोपेनोन कहते थे बट यहाँ हम इसको एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है। तो कीटोन है, ये 3 कार्बन वाला कीटोन है जिसका कॉमन नेम है एसीटोन। ये आगे कॉमन नेमिंग आती रहेगी, ठीक है। तो एसीटोन, अब अगर मैं इसको सिंपली यूँ कह दें कि CH3, ये पहला सेम रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक एच उठा के मैं ऊपर ले गया तो ये बन गया OH और ये हो गया CH2। तो अब एक तरह से आप इसको मतलब फंक्शनल आइसोमर्स भी कहला सकते हैं, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया बट हम इनको टॉटोमर्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि H की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। पहले यहाँ पे H था, अब यहाँ पे H था। तो ये दोनों दीज टू कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स एज वेल एज दे आर टॉटोमर्स एज वेल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि prop 1, अच्छा इसमें अगर हम यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन आपको सेम रखनी है, तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर गया है तो ये यहाँ पे कितने, ये क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, prop 1 in 2 ol, prop 1 in 2 ol, 1 2 3, 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 के बाद अल्कोहल आ रहा है, तो prop 1 in 2 ol एंड एसीटोन आर टॉटोमर्स। आप इनको फंक्शनल आइसोमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, बट दे आर टॉटोमर्स एज वेल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन। अच्छा, इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ज़्वेटराइन। आपको याद होगा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स में लेट्स से मैं एक सिंपल अमाइनो एसिड बनाता हूँ,
लेट्स से CH, NH2, ठीक है, ये हर अमाइनो एसिड मौजूद होता है, सिर्फ ये R ग्रुप चेंज हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका स्वेटर आइन बनाएं, स्वेटर आइन में क्या होता है कि कार्बोक्स ये प्रोटॉन लूज करेगा, अमोनिया जो है ये इसमें जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर की वजह से हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, तो स्वेटर आइन फॉर्मेशन में क्या होता है, ये बन जाएगा RCH NH3 हो जाएगा, NH3 प्लस एंड COO नेगेटिव। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई। तो ऐसे आइसोमर्स जिनमें सब कुछ सेम हो, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही हो, ये कहलाएंगे टॉटोमर्स। जी क्लियर है बात? जी बेटा, ये मेटामर्स और टॉटोमर्स ये क्लियर हो गई है, ठीक। तो ये हमने सिंपल जो है वो आइसोमेरिज्म देख लिया, ठीक है, आइसोमर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमने हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करने, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है ये क्या है, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 होमोलॉगस सीरीज जो है ये अपनी स्टार्ट कर लेनी है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को आप सिंपली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग होगी, उसके अलावा जितने भी हैं उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, साइक्लिक में एलिसाइक्लिक, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन, ये सब एलिफेटिक काउंट होंगे, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड। तो वो तो सबको बात मालूम होगी। सैचुरेटेड में सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, कोई नया बॉन्ड ऐड नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो जिसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, अब सबसे पहले हम आ जाते हैं ज़रा कॉमन नेमिंग पे। हम थोड़ा सा नेमिंग के ऊपर जो है वो आज बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर यही चीज़ आगे कंटिन्यू होगी। कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन्स, कॉमन नेमिंग, ठीक है। लेट से हम बात कर रहे हैं अल्केन्स की। अब अल्केन्स आपको सबको मालूम है अल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। अल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। अल्केन्स को हम दूसरा नाम देते हैं पैराफिन्स, ठीक है। अनरिएक्टिव सब्सटेंस, पैराफिन ऑयल बेसिकली ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉमन नेमिंग में सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी हुई वो मैं ज़रा यहाँ डिस्कस कर लूँ कि एक हमारे पास लेट से ये कंपाउंड है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये क्या है, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। इसको आप क्या नाम देंगे, पेंटेन, ठीक है। बट कॉमन नेम में ये कहलाएगा एन पेंटेन। एन पेंटेन मीन्स नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। ये नॉर्मल पेंटेन है। स्ट्रेट चेन जो होगा वो कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन। जैसे आप ब्यूटेन बना लें, 4 कार्बन सीधे बना लें, तो वो कहलाएगा एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अब अगर मैं इस पर ब्रांचिंग करूँ, ठीक है, हर ब्रांच स्ट्रक्चर को आप कॉमन नेमिंग के थ्रू नाम नहीं दे सकते, बट कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं जिनको हम नाम देते हैं कॉमन नेमिंग में। लेट से मैं इसकी मतलब मैंने 5 के बजाय 4 कार्बन कर दिए, ठीक है। CH3 CH CH2 CH3 और इस सेकंड लास्ट यानी आप कह लें कि इस कार्बन के ऊपर मैंने ब्रांच लगा दी CH3। तो ये बेसिकली यही स्ट्रक्चर है जिसमें हमने ब्रांचिंग कर दी है, ठीक है।
अब इसमें क्या आ गया, सेकंड लास्ट कार्बन काउंट होगा। ये जो आपका कार्बन है इसको हम कहेंगे सेकंड लास्ट कार्बन, रूल के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ये हालांकि इसको आप सेकंड कार्बन भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ से चले तो ये सेकंड लास्ट कार्बन। अगर आपके सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, if a second last carbon has methyl group attached, then this is known as isopentane। यानी ये क्या कहलाएगा, ये 5 कार्बन है इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, दिस इज पेंटेन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पेंटेन। और क्योंकि इसके सेकंड लास्ट कार्बन पे, या आप कह लें कि सेकंड कार्बन समझ लें, ठीक है, एक तरह से सेकंड चेन का जो सेकंड कार्बन है उसमें मिथाइल है, इसलिए हम इसको नाम देंगे आइसोपेंटेन। तो आइसो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिनमें सेकंड चेन के सेकंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच अटैच हो, CH3 अटैच हो, तो ये कहलाएगा आइसो। जैसे मैं आपसे कहूँगा जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेप्टेन, आपने आइसोहेप्टेन बनाना है। तो आइसोहेप्टेन क्या होगा, आपने कहा कि जी अच्छा 1 CH3 CH, सेकंड कार्बन पे आपने CH3 लगा दिया। अब आगे कितने कार्बन आ जाएंगे, 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7, ये बन गया आइसोहेप्टेन। दिस इज नोन एज आइसोहेप्टेन। ठीक है, तो सेकंड कार्बन पे जब आप मिथाइल ब्रांच लगा देंगे तो ये बन जाएगा आइसो। ये कॉमन नेमिंग के अंदर है। आइसो ऑक्टेन, अब मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया होगा आइसो नेमिंग किस तरह से करनी है, ये कॉमन नेमिंग में आता है। जी बेटा, ये क्लियर है। आइसो नॉर्मल और आइसो, नॉर्मल के लिए N टर्म यूज होगी और आइसो के लिए आइसो ही यूज होगा। ठीक है, तो आइसो पेंटेन या आइसो अल्केन्स, या लेट्स से मैं कहूँगा जी आइसो हेप्टाइल, आइसोहेप्टाइल। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेप्टाइल, हेप्टाइल, आइसोहेप्टाइल। हेप्टाइल मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया, हेप्टेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हेप्टाइल बन जाएगा। याद रखें, किसी भी अल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, 1 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा एल्काइल, ब्रांच बन जाएगी, रेडिकल बन जाएगा। तो आइसोहेप्टाइल बनाना है तो 1 CH3 CH और ये आ गया CH2 CH। ठीक है, अब 3 कार्बन हो गए, 4 5 6। अब अगर ये हेप्टेन होता तो यहाँ क्या आता, CH3, लेकिन क्योंकि ये हेप्टाइल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे CH2 कि जी एक हाइड्रोजन इसमें से कम हो गया, तो ये बन गया आइसोहेप्टाइल। हाइड्रोजन हमेशा आप लास्ट वाले में से निकाल देंगे। ठीक है, ये कहलाएगा आइसोहेप्टाइल। क्लियर है, ये आइसो की नेमिंग क्लियर है बेटा। आइसो नेमिंग किस तरह से करनी है आपने, ये क्लियर है सबको। ठीक है, नेक्स्ट है नियो। लेट से मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ नियोपेंटेन। हमसे कहा जाएगा जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है। अब नियोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन और नियो मतलब आपका जो सेकंड कार्बन है। आइसो में सेकंड कार्बन पे एक रेडिकल आ रहा था, नियो में सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, CH3 CH3 और ये भी CH3, और पेंटेन है तो आगे कितने कार्बन आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, तो ये कहलाएगा नियोपेंटेन। ऐसे ही आपको बनाना हो नियोहेक्सेन। नियोहेक्सेन, तो नियोहेक्सेन क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3, 4 कार्बन हो गए, 5 6, ये कहलाएगा नियोहेक्सेन। ठीक है, तो ये आइसो, N, नॉर्मल और नियो, ये 3 नेमिंग्स आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग के अंदर आते हैं तो इसलिए जो है वो ये आपको याद रखने। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अब हम IUPAC नेमिंग के ऊपर, IUPAC नेमिंग ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो मैं रूल्स जो है वो कुछ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं जस्ट आपको एक दो स्ट्रक्चर देता हूँ, अगर आपने नाम दे दिए तो मतलब नेमिंग सबको क्लियर है। ठीक है, तो हमें नेमिंग के रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो IUPAC नेमिंग। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपने इसको नाम देना है, आज कॉमन नेमिंग से नहीं, सिस्टमैटिक नेमिंग से, मतलब IUPAC नेमिंग से। ठीक है, तो लेट से हमारा कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2
सीज्ड। जी, इसको आपने नाम देना है। इसका नाम क्या होगा? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? ब्रांच नॉर्मल में, आइसो में और नियो में बेटा सिर्फ मिथाइल ही होगी। मेरे ख्याल में आपसे इसी की बात कर रही है शायद। एन आइसो और मतलब नॉर्मल, आइसो और नियो, इसके लिए ब्रांच सिर्फ मिथाइल ही हो सकती है और कोई नहीं होगी। यानी ये जो नॉर्मल, आइसो और नियो वाली नेमिंग है, ये सिर्फ मिथाइल की मतलब मिथाइल एज अ ब्रांच के तौर पे। और पोजीशन भी सेकंड ही हो। अगर मिथाइल की पोजीशन थर्ड होगी तो उसको आप कोई नाम नहीं दे सकते, मतलब कॉमन नेमिंग के थ्रू आप फिर उसको नाम नहीं दे सकते। क्लियर है बात? अच्छा जी, ये नाम आपने दे दिया है। सिस्टमैटिक नेमिंग के थ्रू उसको नाम देना है। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा जी, और इसके अलावा 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। इसका मतलब ये है कि नेमिंग हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। मिथाइल 4। अच्छा देख लें, सिंपल से मैं आपको रूल बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। वो आपको मालूम है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? यहाँ पे मैं एक ही स्ट्रक्चर से सारे रूल डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे जो लंबी चेन है वो तो आप सबने आइडेंटिफाई कर ली है कि लंबी चेन है 6 कार्बन की। ठीक है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। उसके बाद दूसरा रूल क्या है कि आपने कार्बन एटम्स को नंबर देना है सो दैट जो आपकी ब्रांचेस वाले कार्बन है इनको छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो अब ये सेकंड रूल हो गया कि आपने नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ब्रांचेस हैं तो हमें ज़रा सोचना पड़ेगा कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की जाए। ठीक है, उसके बाद आपने हर जो ब्रांच है उसके नाम के साथ अपने पोजीशन बतानी है। अब यहाँ पे देखें 2 ब्रांचेस हैं, यहाँ पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है। अब पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जब मतलब आपके पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं, मिथाइल और इथाइल, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर 2 या इससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, देन फिर आपने उनको नाम देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नेमिंग किस ऑर्डर में होगी? नेमिंग होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, नेमिंग आपने करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। ठीक है, और जो नंबरिंग है, अब क्योंकि ये दोनों अल्काइल ब्रांचेस हैं तो दोनों में से किसी को भी अगर छोटा नंबर, जहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है आप वहाँ से स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, इथाइल को मिल रहा है 3 और मिथाइल को मिल रहा है 5। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो मिथाइल को मिल रहा है 2 और इथाइल को मिल रहा है 4। तो ये छोटे नंबर्स हैं क्योंकि ये दोनों अल्काइल हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इथाइल को पहले नंबर देना है या मिथाइल को। नंबरिंग मतलब उस एंड से करेंगे जहाँ से दोनों को छोटा नंबर मिल रहा हो। तो एक तरफ से नंबरिंग आ रही है 3 और 5 और एक तरफ से आ रही है 2 और 4, तो हम प्रेफरेंस देंगे 2 और 4 को। ठीक है, लेकिन नाम आप पहले इथाइल का लिखेंगे और अल्फाबेटिकल, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अच्छा, आइसो आप उसको कॉमन नेमिंग में ले गए, हम कॉमन नेमिंग जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम IUPAC सिस्टम में जो है वो नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं। ये समझ में आया बेटा आपको नाम? जी, ये नेमिंग समझ में आई है या नहीं समझ में आई?
ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, ये एक ही स्ट्रक्चर में जो है वो हमने सारे रूल्स देख लिए। तो चले अब मैं एक आपको एक और स्ट्रक्चर देता हूँ और इसका नाम जरा आपने देना है। चले जी, ये स्ट्रक्चर है, इसको आपने नाम देना है। अब ऑब्वियसली इतने बड़े स्ट्रक्चर्स आने की वो नहीं है, बट क्योंकि मैं एक ही स्ट्रक्चर से सारे रूल डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ज़रा इस किस्म के नाम लिख रहा हूँ, ताकि जस्ट आपके रूल जो है वो रिकॉल हो जाए। हमने कोई दोबारा सारे रूल पढ़ने नहीं है, जस्ट ये है कि आपके सारे रूल्स जो हैं वो एक दफ़ा एक दो स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही रिकॉल हो जाए। और कोशिश ये करें कि जितने भी आपको बुक में स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं उनकी नेमिंग की प्रैक्टिस करें, जो एक्सरसाइज में गिवन है, तो आपके थोड़े से नेमिंग जो है वो रिकॉल हो जाएगी। खासतौर पे ये सन बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में बुक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी नेमिंग करें, क्योंकि नेमिंग इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में से बन जाते हैं। और जो कॉमन नेम्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। जी, इसका नाम क्या होगा? ट्राईमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है जी, ये नाम करेक्ट है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन एटम्स की है? 1 2 3 4 5 6 7, एक ये चेन बन रही है। और एक अगर हम देखें, अब देखें अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर आपने ये चेन सेलेक्ट की 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास ब्रांचेस कौन सी आ रही हैं? यूँ समझे अगर मैंने लेट से ये चेन सेलेक्ट की होती, क्योंकि ये भी 7 की चेन बन रही है और सीधी देखें तो भी 7 की चेन, तब आपने लेट से ये चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब ब्रांचेस कितनी बन रही हैं? ये पूरी एक ब्रांच कहलाएगी, ये एक साइड पे ये जो पूरी एक ब्रांच हो जाएगी, ये 2 और एक ये 3, ये 3 ब्रांचेस मिल रही हैं मुझे। और अगर मैं लेट से अगर मैं स्ट्रेट चेन में सेलेक्ट करूं इसको, यानी मैं अगर स्ट्रेट चेन वाली जो चेन है इसको सेलेक्ट करूं, ये भी 7 चेन कार्बन है। अब अगर आप देखें तो आपको कितनी ब्रांचेस मिल रही हैं? 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस मिल रही हैं। पहले जब हमने सेलेक्ट किया था तो हमें 3 ब्रांचेस मिल रही थी। तो एक रूल ये भी है कि अगर आपको लॉन्गेस्ट चेन 2 तरह से मिल रही हो तो आप ये देखें कि ज़्यादा ब्रांचेस किस में मिल रही हैं। जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है। तो स्ट्रेट चेन में हमें ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, तो इसलिए हम ये स्ट्रेट वाली जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है कि अगर आपके पास दोनों 2 तरफ से एक जितनी चेन्स बन रही हैं तो फिर आपने सिंपल क्या करना है कि वो चेन सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें ज़्यादा ब्रांचेस मिलेंगी। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो ये 3 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास नंबरिंग होगी। अब इसमें एक ब्रांच है CH3 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 मिथाइल, और ये है प्रोपाइल। तो मिथाइल और प्रोपाइल में अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, तो हम कहेंगे 2 3 5, एक जैसी ब्रांचेस को एक साथ नंबरिंग करेंगे 2 3 5 3 है तो इसलिए नाम आएगा ट्राई मिथाइल, 2 होते हैं तो डाई मिथाइल, 3 है तो ट्राई मिथाइल, 4 है तो टेट्रा मिथाइल। ठीक है, और अब उसके बाद 4, अच्छा इसको आप N प्रोपाइल भी लिख सकते हैं और खाली प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल है ना, स्ट्रेट चेन में चल रहा है, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4N
प्रोपाइल, ठीक है, 4N प्रोपाइल, या खाली प्रोपाइल भी सही है, हेप्टेन। सिर्फ प्रोपाइल लिखेंगे तो दैट मीन्स नॉर्मल प्रोपाइल ही है, ठीक है जी। क्लियर है ये नाम? जी बेटा क्लियर है। 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल या 4N प्रोपाइल हेप्टेन। हाँ जी, ये नेमिंग क्लियर है, समझ में आई है? इसकी आज प्रैक्टिस करिएगा ज़रा, थोड़ा सा अल्केन्स की नेमिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ और कल हम इंशाल्लाह ताला ये नेमिंग को कंप्लीट करेंगे और रिएक्शंस जो है वो इनके स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको यहीं तक रख लेते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।